हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं और एज ए यूजुअल उसका हम लोग न्यूमेरिकल निकाले हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए जानते हैं क्या डिफरेंट है। इसका एक और नाम हम लोग को सुनने को मिलेगा कई जगहों पे। इसको हम लोग एबनॉर्मल मोलेक्युलर मासेस, एबनॉर्मल मोलेक्युलर मासेस, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो सॉलिड के मोलेक्युलर मास से रिलेटेड है। और दोनों में क्या संबंध है पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलेकुलर मासेस ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा उसी सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के, यहां सॉल्यूशन है सॉल्यूट, मोलिकुलर मासेस ऑफ सॉल्यूट के मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि आपको अगर ये देखने में लगेगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास यहां पे बढ़ना चाहिए किसी रिएक्शन में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वहां पे क्या होगा, कम हो जाएगा, उल्टा काम करता है। आइए इसको हम लोग देखेंगे, इसी पॉइंट्स को यहाँ पे पूरा देखना भी हम लोगों को है। सबसे पहले बात करूं तो ये एबनॉर्मल का चर्चा आया क्यों, ये टॉपिक आया क्यों। तो अभी तक हम लोग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसमें याद कीजिएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। अभी तक की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ रहे थे कि सॉल्यूट जो हमारा है वो सॉल्यूट हम लोग ले रहे थे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ले रहे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। अभी तक सॉल्यूट जो था नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक था। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं मैं, तो अभी तक हम लोग ले रहे थे शुगर जैसा, केन शुगर के, ये इसको केन शुगर ले रहे थे, इस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइटिक था। या हम लोग ले रहे थे यहाँ पे ग्लूकोज ले लीजिए, या हम लोग ले रहे थे यूरिया टाइप्स का। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूट था ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है। इसमें क्या खासियत है, ये सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में घुलने के बाद अपने पार्टिकुलर आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो ये डिसोसिएशन नहीं दिखाता है। तो इस प्रकार के सॉल्यूट में हम लोग जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करते थे, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ा था, तो हम लोग 4 कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे। इसमें से था एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन सबका जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे वो सभी फॉर्मूला हमारा जो था वो एक नॉर्मल था, जिसमें कहीं पे कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यूज नहीं था, एज यूजुअल काम कर रहे थे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी खासियत बात थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमारा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू ऑब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था, इन चारों के द्वारा, जो फॉर्मूला के द्वारा हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर रहे थे, और जो सॉल्यूशन का ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था बराबर था। यूं कहूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को उतना ज्यादा तो नहीं जानते, उससे ज्यादा आप लोग मोलिकुलर मास जानते हैं, मैंने रिलेशन बताया। तो कैलकुलेटेड जो मोलर मास था, कैलकुलेटेड मोलर मास इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये कई बार क्वेश्चन बनाए भी हैं आप लोग। हम लोग यूरिया का मोलर मास निकाले थे, एक बार तो 60 आया था, कई बार मोलर मास निकालते भी हैं इस सब फार्मूला से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी, ऑस्मोटिक प्रेशर के फार्मूला भी मोलर मास निकाल सकते हैं।
डिफ्लेशन में फ्रीजिंग पॉइंट में मोलर मास निकाल सकते हैं, सारे फार्मूला में मोलर मास निकलते हैं। और हम कैलकुलेट जो मोलर मास करते हैं वो देखते हैं उसके ऑब्जर्व मोलर मास के बराबर आता है। तो ये बात सत्यापित होती है कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि इसमें अभी तक आप लोग ये पॉइंट पढ़े थे। अब हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो एबनॉर्मल में क्या था कि अब हम लोग सॉल्यूट जब यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, तो अब हम लोग सॉल्यूट को चेंज करते हैं। पहले था नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, अब हमारा सॉल्यूट हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। तो जब कभी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को लिया जाता है तो उस केस में देखा गया है, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट का भी एग्जांपल जान लो, हम NaCl कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, ठीक है, Al2SO4 का होल थराइस, हम लोग एसिड भी ले सकते हैं CH3COH, हम लोग यहाँ पे C6H5COOH, मतलब हम लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट कुछ भी ले सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है। जब यहाँ पे इसके जगह पर इसको यूज किया गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को, तो ये देखा गया कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू है वो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यू के बराबर नहीं था। ये नहीं था मतलब क्या, या तो अधिक होगा या तो कम होगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो कैलकुलेटेड मोलर मास है वो नहीं बराबर है ऑब्जर्व्ड मोलर मास। पॉइंट्स यहां पे उत्पन्न होता है और वो पॉइंट्स है डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी कि कुछ ऐसे सॉल्ट होंगे, ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होगा जो डिसोसिएट होगा। दोनों में क्या फर्क था? फर्क यही था कि सॉल्यूट जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट था तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में नहीं टूटता था, और यहाँ पे जब ये सॉल्यूट था तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में टूटता भी था और ये स्क्वायर में भी चला जाता था, मैं स्क्वायर नहीं डाइमराइज्ड भी हो जाता था। तो यहाँ दो यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं, एक तो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कहते हैं जब वो डिसोसिएट हो जाता है, इसको लेंगे हम लोग डिसोसिएशन। डिसोसिएशन एक पॉइंट्स आपको मिलेगा डिसोसिएशन, और दूसरा पॉइंट्स आपको मिलेगा यहाँ पे एसोसिएशन। यानी कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दो पॉइंट्स अगर आप समझ जाओगे, डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तब समझ में आ जाएगा कि इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या मोलर मास किस प्रकार से डिफर करते हैं। तो आइए हम लोगों का आज का मेन टॉपिक यही है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, और इसी को समझाने के लिए वॉन टॉप के द्वारा भी हम लोग समझेंगे। यही पॉइंट समझाने के लिए वॉन टॉप हमने अपना एक लॉ दिया है, और हम लोग यहाँ पे टोटल पॉइंट समझेंगे डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, पहला टॉपिक इसमें देखेंगे डिसोसिएशन। किसी भी एग्जाम में इससे थोड़ा ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, डिसोसिएशन और एसोसिएशन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसको अटैच कर दिया जाता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि एबनॉर्मल मोलिकुलर मास यानी कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दो प्रकार के होते हैं। एक इसमें होता है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये डिसोसिएशन क्या होता है। जाहिर सी बात है कि वैसा कोई भी सॉल्ट जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है उसको डिसोसिएशन में लेंगे। जैसे मान लो कि एक हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे हम सॉल्ट लेते हैं, यहाँ पे लेट मान लेते हैं AB। तो जब हम AB सॉल्ट लेते हैं और ये एक्वस सॉल्यूशन में इसको हम लेते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है A प्लस और B माइनस, ठीक है। तो अगर डिसोसिएट होता है तो डिसोसिएशन में जाएंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये AB जो है कितना मोल है, 1 मोल है। यहाँ पे ये कितना मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी
1 मोल है। इन टोटल अगर काउंट करें तो ये कितना हो गया 2 मोल। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नॉट द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होगा इससे ज्यादा इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए बी इज लोअर देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस। क्लियर है बात? यानी कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफर आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं। तो हमने अभी बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है मोलर मास का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चूंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। तो अब यहां पे मोलर मास लोगे तो क्या होगा, तो मोलर masses of AB, ठीक है, मोलर मास ऑफ AB इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ A एंड B माइनस, A प्लस एंड B माइनस। यहां पे मोलर मास जो है डिफर कर गया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का चूंकि ये उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो पहले ए बी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम बताया गया आपको, किससे, ए प्लस और बी माइनस। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। लेकिन ये सब देखने के बाद हमको ये देखने को मिल रहा है कि इसका मोलर मास घट रहा है। ठीक है, मोलर मास ए बी का ज्यादा है, लेकिन ए प्लस और बी माइनस का मोलर मास क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये सब दिखाई जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास, एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर ये बराबर हो जाता तो हम लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन यहां तो डिफर कर रहा है, इसी को कहते हैं एब्नॉर्मल मोलर मास। मोलर मास इसका डिफर कर गया या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफर कर गया तो एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के तहत जानते हैं डिटेल। मान लो कि डिसोसिएशन को हम लोग और डिटेल समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे NaCl। तो NaCl जो है ये एक्वस सॉल्यूशन में टूटेगा, तो ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, राइट। तो इसका यहां पे हो गया 1 मोल और ये हो गया आपका उस समय ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल है। चलिए ठीक है, ओवरऑल ये दोनों हो गया आपका 2 मोल और ये हो गया आपका 1 मोल। तो यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इन दोनों की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डिफर कर रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका मोलिकुलर मास क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब मोलिकुलर मास को हम यहाँ पे प्रमाणित करने जा रहे हैं कि कैसे बढ़ रहा है। चलिए आप थ्योरेटिकल जानेंगे कि मोलिकुलर मास अच्छा घट रहा है, मोलिकुलर मास ना, तो हम लोग प्रमाणित करने जा रहे हैं कि इनका मोलिकुलर मास यहाँ पे घटेगा। आइए दिखाते हैं। तो यानी कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि मोलिकुलर ये नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 है तो यहाँ पे 2 है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। thus कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स। मतलब जनरली ये देखा गया, मैं किसमें बता रहा हूं, NaCl में। मैं ये सिर्फ साबित करना चाहता हूं कि ये मोलिकुलर मास घटता है। कैसे घटता है, कितना घट सकता है, वो मैं यहां बता रहा हूं एक एग्जांपल के थ्रू, सिर्फ NaCl में। ये पॉइंट सब पे लागू नहीं होगा, क्योंकि लागू तो ये होगा कि घटता है, लेकिन कितना घटता है ये नहीं लागू होगा। मैं सिर्फ एक बता रहा हूं किसके लिए, NaCl के लिए। तो ये 2 टाइम्स देखा गया यहाँ पे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज कर रहा है। हम लोग यहाँ पे n टाइम में ले सकते थे, x टाइम में ले सकते थे। तो हम लोग कोई भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उठा लें, हम यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उठा लें, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रूप में हम यहाँ पे लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टीबी। तो इसका अर्थ है कि डेल्टा टीबी दुगुना हो जाएगा। चलिए पहले हम लेंगे 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो हमारा होगा वो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू
A इंटू 1000, या इसको हम लोग, अच्छा लिखिए, इसको लिखना पड़ेगा, A इंटू 1000 बट्टा यहां पे मोलर मास इंटू बी, यही फॉर्मूला है ना। तो यहां से मोलर मास निकालो, मोलर मास इज इक्वल टू क्या आएगा, केवी जहां रहेगा वहीं पे रहेगा, A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी भी आ रहा है इंटू बी। ये हमारा कैलकुलेट हो रहा है मोलर मास ऑफ सॉलिड। मोलर मास ऑफ सॉलिड यहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा टी भी मालूम होना चाहिए, बी मालूम होना चाहिए, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉलिड, और के भी मालूम होना चाहिए, राइट। चलिए अब देखते हैं कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगुना बढ़ जाता है तो क्या डिफरेंट होती है। तो यहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू ए इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास इंटू बी। तो इसलिए यहां पे मोलर मास अब हम लोग निकालेंगे, तो के बी ए इंटू 1000 डिवाइड बाई, यहां पे 2 डेल्टा टी बी आएगा, 2 डेल्टा टी बी इंटू बी, अर्थात मोलर मास इज इक्वल टू 1/2 इंटू के बी ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू बी। तो जो पहले वाला मोलर मास हमारा था उसका 1/2 यानी कि कम हो रहा, आधा आ रहा है। देखा जाए कि अगर मान लो कि सोडियम क्लोराइड का जो मोलर मास यहां लेंगे तो इसका मोलर मास इसका लगभग कितना आएगा, 1/2 आएगा, यानी कि आधा आएगा। तो ये जो डिफर देखा गया, इसी डिफर को कहा गया एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। काफी डिटेल्स आप लोगों को समझाया गया कि अगर यहां मैंने बताया घटता है थ्योरेटिकल टॉपिक्स में, तो कैसे घटता है, क्यों घटता है, वो बात यहां दिखाया गया, कैसे ये दुगुना किया गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, तो अपने आप आपको दिखा कि ये घट रहा है। ओके, इसी तरह से एक टॉपिक आता है एसोसिएशन। आइए उसको समझते हैं, एसोसिएशन क्या है, मिटाएं इसको। ओके, मिटाते हैं। तो आइए हम देखते हैं एसोसिएशन क्या कहता है। एसोसिएशन थ्योरेटिकल पॉइंट्स में या न्यूमेरिकल पॉइंट्स में ये आपका लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन का। अब या तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल का मतलब पूरा एक कंप्लीट न्यूमेरिकल का सबको मिक्सिंग करके एक लेक्चर तैयार करेंगे, नहीं तो जितना टॉपिक वाइज अगर मैंने बताया है अगर उसको फॉलो करो तुम लोग तो सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ भी कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर में एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है। अब एसोसिएशन में क्या होता है ना कि डाइमराइज्ड हो जाता है, और खास करके इसमें एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड लेते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी एसिड को किसी खास सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो वो डाइमराइज्ड हो जाता है। एज फॉर एग्जांपल CH3COOH को 2 मोल लेते हैं, बेंजीन में इसको जैसे ही हम लोग डुबोते हैं, बेंजीन में माना सॉल्वेंट बेंजीन लेना है, तो ये क्या होता है CH3COOH का होल डाइमराइज्ड हो जाता है। काफी अलग दिखा आपको, डाइमराइज्ड हो गया। अब यहां पे मैं एक बात देख रहा हूं कि अगर हम यहां पे ये 2 मोल ले रहे हैं तो ये हमारा कितना हो गया, देखिए। तो ये अगर 2 मोल ले रहे हैं तो यहां पे तो 1 मोल दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है। यहां पे देखिए ये 1 मोल दिख रहा है। तो अगर हम इसको ये अगर हम 1 मोल कर दें, इसको अगर हम 1 मोल कर दें तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 1/2 मोल होगा। यानी कि मोलों की संख्या घट रही है, इसका अर्थ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज घट रही है। थस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डिक्रीज्ड। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर मासेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हैंस मोलिकुलर मास विल बी इंक्रीज्ड। तो यहां पे मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे ना, गलती हो जा रहा था। मोलर मास ऑफ CH3COOH is less than molar mass of CH3COOH का होल ट्वाइस।
तो ये जब डिफर देखा गया तो इसको कहा गया एसोसिएशन। यहां पे क्या होगा कि मोलर मास इंक्रीज करेगा, मोलर मास इंक्रीज करेंगे। तो इसको अगर हम दिखाएं फिर से फॉर्मूला में, तो यहां आपको दिखेगा कि जो मोलर मास हम कैलकुलेट कर रहे थे पहले से किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, मान लो कि यहाँ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लेते हैं हम, एम ए इज इक्वल टू के बी इंटू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे डेल्टा टीबी इंटू बी। ओके, तो ये जो मोलर मास हमारा आता था, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या कर रहा है, कितना गुना इंक्रीज कर रहा है, 1/2 टाइम्स। तो चूंकि यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड एज 1/2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको यहां पे लेना होगा 1/2 डेल्टा टीबी। तो अब यहां पे मोलर मास की जगह पर रख देंगे इसको केबी इंटू ए इंटू 1000 डिवाइड बाई 1/2 डेल्टा टीबी यूनिट बी। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू केबी इंटू ए इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टीबी इंटू बी। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं, तो ये पहले वाला जो मोलर मास हमारा था उससे कितना गुना आ रहा है, 2 गुना आ रहा है। तो ये सिंपली चीजें हैं, ये एसोसिएशन में इंक्रीज करेगा, डिसोसिएशन में डिक्रीज करेगा, ये दिमाग में रखें आप लोग। अब हम लोग बाउंड ऑफ फैक्टर की तरफ पढ़ेंगे। बाउंड ऑफ फैक्टर ने इसी सब पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए बाउंड ऑफ ने अपना एक फैक्टर बनाया जिसे हम लोग बाउंड ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है बाउंड ऑफ फैक्टर। तो हेडिंग देते हैं, अब हम लोग यहां पे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हटाते हैं और यहां पे लेंगे हम लोग अब बाउंड ऑफ फैक्टर, बाउंड ऑफ फैक्टर। तो बाउंड ऑफ फैक्टर क्या है समझिएगा। बाउंड ऑफ ने 1886 में, है ना, यहां मैं लिख दूं डायरेक्ट, इन 1886 में इन्होंने एक अपना फैक्टर दिया। इन 1886 बाउंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ए फैक्टर कॉल्ड बाउंड ऑफ फैक्टर। तो 1886 में बाउंड ऑफ ने अपना एक फैक्टर दिया और उसे हम लोग बाउंड ऑफ फैक्टर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय I to express the extent of dissociation and association, ठीक है। I to express the extent of dissociation and association of solution of solute, लिखिए, of solute in solution। मतलब किसी भी एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके एसोसिएशन और डिसोसिएशन के एक्सटेंट यानी उसके घटना को एक्सप्रेस करता है कौन, आई। इस बात को समझिएगा, आई क्या है, बाउंड ऑफ क्या है, सिंपल सी बात है कि आई ही तो बाउंड ऑफ है। तो बाउंड ऑफ क्या है, बाउंड ऑफ फैक्टर वो है जो किसी सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के एसोसिएशन और डिसोसिएशन के घटनाओं को व्यक्त करता है। दिस इज कॉल्ड आई। एक बात समझ लीजिए कि आई को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कहता है कि द रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड मोलर मास and observed molar mass
of solute in solution is called Van Hoff factor। तो कहता है कि I को कैसे डिफाइन करेंगे, तो I को डिफाइन करने के लिए कहता है कि हम कैलकुलेटेड मोलर मास और फिर ऑब्जर्व्ड मोलर मास को जब हम उसका रेशियो निकालेंगे वही हमारा I होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। चूंकि हमने ये भी पढ़ा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस केस में इसी का हम लोग अगर ले लें तो I इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, सीधे उल्टा, यानी कि यहां पे आएगा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिख रहा है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी सीधे इसका उल्टा होगा। तो वॉन हॉफ निकालने के लिए, वॉन हॉफ फैक्टर निकालने के लिए हमें ये दो फॉर्मूला को यूज करना है आगे चलकर। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि ये वॉन हॉफ फैक्टर को डिसोसिएशन और एसोसिएशन में कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। वैसे मैं काफी है इतना ही न्यूमेरिकल्स के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को एसोसिएशन डिसोसिएशन की तरफ ले जाता हूं। वहां पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो तो क्या करोगे। वैसे मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए इस फॉर्मूला का बार बार यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं हिंट करता हूं आपको कि किस तरह से इसको हम लोग यूज करेंगे। तो अब मैं यहां जो बनाने जा रहा हूं ये है आपका वॉन हॉफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन तो वॉन हॉफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन क्या है आइए जानते हैं इसको थोड़ा सा। तो यहां पे हम लोग लेंगे डिसोसिएशन में हम लोग ले लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी ए बी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो ये टूटेगा ए प्लस और बी माइनस में, एक कोस में लेंगे यहां पे। तो स्टार्टिंग में हम लोग लेते हैं जब समय हमारा 0 है उस समय ये 1 0 0, आफ्टर टाइम t ये 1 माइनस एक्स, समझिएगा 1 माइनस एक्स और x, वेयर x क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, x हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो हम लोग अगर nth टर्म के लिए ले लें इसको, फॉर nth टर्म, ठीक है, फॉर nth टर्म, n1 टर्म के लिए ले लें तो इसको हम लोग nx मानेंगे, nx मानेंगे। मान लो कि ये जो डिसोसिएशन हो रहा है ये nth टर्म तक डिसोसिएशन हो रहा है, तो फाइनली जाकर ये nx हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, total number of moles after dissociation, तो डिसोसिएशन के बाद इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या आता है वो थोड़ा सा हम लोग यहां पे जानेंगे। सबको जोड़ दीजिए, 1 माइनस एक्स प्लस एनएक्स, एक्स एक्स न लीजिए यहां पे सीधे एनएक्स लीजिए, फाइनली क्या आएगा 1, यहां पे हम लोग कॉमन ले लेंगे x, 1 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा n माइनस 1, x यहां पे कॉमन लेंगे तो n बचेगा और माइनस एक्स है तो 1 बच जाएगा। फाइनली हमारा ये जो आ गया 1 प्लस एक्स इंटू n माइनस 1, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन आया। तो वॉन हॉफ कहता है यहां पे समझिएगा, चूंकि I इज इक्वल टू कहता है कि एक और इसका फॉर्मूला वही है, टोटल
यहाँ पे लिखते थे ना कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, तो उसी से मैं इसको बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, इसी को हम लोग चाहें तो कैलकुलेटेड जो मोलर मास है, तो आफ्टर हमने कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं किया, मोल्स अगर पता है तो मोलर मास पता हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यहां पे आई है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, यानी कि वैसे नंबर ऑफ मोल्स जो आफ्टर डिसोसिएशन है वो ये है, और जो बिफोर डिसोसिएशन है वो सिर्फ कितना है, 1 है, चूंकि यहां तो है नहीं ना। तो यहां देखिएगा क्या हो सकता है, यानी कि I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन हम लोग क्या रखेंगे, 1 प्लस x इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 तो हट जाएगा यहाँ पे। आफ्टर ऑल आपको यहाँ मिलेगा x इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 को इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, i माइनस 1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिला, i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हम लोग को निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो फॉर्मूला बॉन्ड का फैक्टर दिया गया हो, नंबर ऑफ मोल्स दिया गया हो, तो i माइनस 1 बट्टा n माइनस 1 x, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा। ये हुआ बॉन्ड ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे मैं बताऊंगा तरीका, डायरेक्ट ऐसे ही इसी प्रोसेस को, मान लो कोई अगर सॉल्व देता है न्यूमेरिकल्स में, तो हम लोग इसको यूज न करके हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ मोल्स टोटल कैलकुलेट करने पर आता है उतना रख देंगे, यहाँ पे आई का मान रख देंगे, अपने आप निकल जाएगा। हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे कितना देर तक, नहीं भी याद रखेंगे काम चलेगा। चलिए मिटाते हैं, अब बताते हैं यहाँ पे हम लोग, मैंने प्रोसेस मैंने बताया कि यही प्रोसेस होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए। कोई भी सॉल्ट होगा उसको आप पहले एक सॉल्यूशन में डिसोसिएट करोगे। स्टार्टिंग में जब आपका समय शुरू नहीं हुआ तब क्या मानोगे, टी टाइम पर क्या लोगे, फिर उसको आप लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे टी टाइम पर। हमने तो एनएस वहां बताए हैं, अगर यहाँ पे 2x आ जाए तो आपका हो जाएगा 1 माइनस x प्लस 2x, x कटेगा 1 प्लस 2x आ जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली आप i इक्वल टू 1 प्लस 2x लोगे ना, हो जाएगा आसान, बताएंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। ओके, आगे देखते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे बॉन्ड ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन में यही प्रोसेस यूज करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि वहां पे एसोसिएशन आ जाता है। तो हम लोग अब यूज करने जा रहे हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर एंड एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन ले लीजिए, एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो यहां पर हम लेते हैं लेट ए बी, एक हम लोग यहाँ पे मोलिक्यूल्स लेते हैं, और ये मोलिक्यूल्स जो होगा ए बी, ये किसी सॉल्वेंट में इसको हम लोग डुबाएंगे। तो ये अच्छा ए बी नहीं लेना है ना, हमको ए लेना है। यहाँ पे ए कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, और ये ए जो हम ले रहे हैं यहाँ पे एन मोल लेंगे, तो यहाँ पे ए एन हो जाएगा। टी जब 0 है तो मान लेते हैं कि ये 1 मोल है, तो वो 0 हो जाएगा। आफ्टर टाइम टी जब यहाँ पे 1 माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बाई एन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस
x बाई एन, यानी कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाई एन माइनस 1। इसको रहने देते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर कहता है कि यहां पे क्या बताए थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यहां पे आफ्टर एसोसिएशन हो जाएगा, आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन क्या आया है मेरा, आफ्टर एसोसिएशन आया है 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाई एन माइनस 1 डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई तो 1 ही होगा ना, चूंकि 1 माने थे स्टार्टिंग में। तो ओवरऑल हम देखें तो x इंटू 1 बाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1 इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई एन माइनस 1। तो ये हुआ आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन, पहले था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस तरह से आप लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन का डिग्री जो है वो बॉन्ड ऑफ फैक्टर को यूज करते हुए निकाल सकते हो। ओके गाइस, तो अब हम लोगों को ये जानना है कि ये सब न्यूमेरिकल में कैसे यूज होता है। सबसे बड़ी बात तो न्यूमेरिकल के लिए है। आइए जानते हैं न्यूमेरिकल। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन सब पे न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, जैसा न्यूमेरिकल मिलता है। कभी न्यूमेरिकल आज बताएंगे, फिर आगे देखेंगे जो मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल को जानने के पहले न्यूमेरिकल का फॉर्मूला जानेंगे। ओके गाइस, तो आइए देखते हैं फॉर्मूला, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विथ बॉन्ड ऑफ फैक्टर, विथ बॉन्ड ऑफ फैक्टर। तो अब बॉन्ड ऑफ फैक्टर के साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे तो क्या होगा, पहला हम लेंगे यहां पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। क्या लेंगे, पी नॉट माइनस पी बट्टा पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स, जिट्टा लेंगे मोल फ्रैक्शन, आई इंटू जिट्टा। तो ये फॉर्मूला यहां पर हम लोग यूज करना होगा, यानी अब सब में आई लग जाएगा, यानी बॉन्ड ऑफ फैक्टर आएगा। अभी तक ये यूज नहीं कर रहे थे हम लोग, अब यूज करेंगे। अब लेंगे आगे हम लोग इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी, आई इंटू के बी इंटू एम, आई इंटू के बी इंटू एम मोलालिटी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, एम फॉर मोलालिटी। थर्ड में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो डेल्टा यहां पे टीएफ, चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। फोर्थ में हम लोगों को जाना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में हो जाएगा पाई भी इज इक्वल टू आई एन एस टी, पाई भी इज इक्वल टू आई एन एस टी, या हम लोग यूज करेंगे पाई इज इक्वल टू आई सी एस टी। ठीक है, तो यहां से भी हट गया, कैसे बनाइए, चूंकि कंसंट्रेशन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे वॉल्यूम के यहाँ ले जाएंगे, तो n बाई वी इज इक्वल टू सी एस टी। कई बार कंसंट्रेशन गिवन रहेंगे, डायरेक्ट हम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर पूछेगा तो I दिया रहेगा, तो S का मान रखेंगे और T का मान रखेंगे, बन जाएगा। तो ये चार फॉर्मूला हमारे पास हैं, और अब हमको यहाँ पे बॉन्ड ऑफ फैक्टर को यूज करना है। अब यही फॉर्मूला आपको देखना है, अब इस पे मैं न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। याद रखिएगा जो फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था उसी फॉर्मूला में सिर्फ आपको बॉन्ड ऑफ फैक्टर को यहाँ पे इंक्लूड कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर को निकालने के कई तरीके आएंगे, परसेंटेज में आएगा तो वो को यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिल गए, 1 2 3,
और आइए 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं वाउंड ऑफ फैक्टर पे, जो डिपेंडिंग है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चारों में से कुछ ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर रहे हैं, फिर आगे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ये डेसिमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का कंसंट्रेशन गिवन है बाबू। फर्स्ट का आंसर देने जा रहे हैं हम लोग। इसमें कंसंट्रेशन दिया गया डेसिमोलर इन 1/10, दैट मींस 0.1। कंसंट्रेशन गिवन है NaCl exerts an osmotic pressure of 4.6 atm। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई गिवन है 4.6 atm एट 300 केल्विन। टेम्परेचर भी गिवन है 300 केल्विन। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि हमें x निकालना है। तो पहला काम करना होगा कि I निकालते हैं, वाउंड ऑफ फैक्टर I निकल जाएगा तो x निकल जाएगा। तो चूंकि पाई इज इक्वल टू ICST, मैंने बताया था पाई इज इक्वल टू ICST का फॉर्मूला। तो पाई गिवन है 4.6 इज इक्वल टू I हमें निकालना ही है, कंसंट्रेशन है 0.1, एस का मान हो गया 0.0821 और टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। यहां से हम लोग पहला काम करेंगे कि I निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया 4.6 डिवाइड बाई ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 8 3 का 24। 0 2 ठो आ जाएगा, लेकिन पॉइंट्स देखिए कहाँ दिखता है। पॉइंट्स आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये आया 2.4630 करते हैं। 4.6 डिवाइड बाई 2.46 करेंगे तो हमें ये 2 से अगर हम ले जाएंगे तो 0 लेते हैं तो 12 के 2 1, 4 दूना 8 और 2 एकम 2। तो ये हमारा जो है 2.8 हो गया, जबकि हमारे नहीं 2 दूना 4 ना, जब ये 4.8 हो गया जबकि हमको चाहिए 4.6, यानी कि ये ज्यादा हो गया। तो अब इससे हम लोग को कम करना होगा, यानी कि 1 जाएगा तो 2.46, 2.46, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1 2। तो अब तो यहाँ पे एक 0 भी आ जाएगा। और यहां चला गया आपका पॉइंट। ओके, तो ये जाएगा आपका, ये 21 काउंट करेंगे 8 दूना 16, 9 दूना 18, जो 6 3 18 3 21 11, ज्यादा हो जाएगा 8 मार्क में। लगभग ये जाएगा 1.86 में जाएगा। ठीक है, लगभग इसकी वैल्यू कितना में जा रही है 1.86 में, ये इसकी वैल्यू जाएगी 1.86 में जाएगी। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे I निकल गया 1.86। तो हम लोगों को अब करना क्या है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। हमारा जो सॉल्ट है NaCl है, चूंकि NaCl को डिसोसिएट करेंगे Na प्लस और Cl माइनस, बताया था ना स्टार्टिंग में। जब इसको आप 1 मानेंगे तो 0 0, आफ्टर टाइम t इसको अगर मानेंगे आप 1 माइनस x, तो x और x, चूंकि यहाँ पे NH टर्म नहीं लेंगे हम, इसलिए नहीं लेंगे चूंकि हमारा ये N1 टर्म नहीं आ रहा, एग्जैक्ट हमारा NaCl ही है। तो अब हम लोगों को करना ये है, इसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए ना यहीं पे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस x प्लस x, तो x कट जाएगा, फाइनली 1 प्लस x आ रहा है। दैट मीन्स I इज इक्वल टू 1 प्लस x हो जाएगा, चूंकि आफ्टर डिसोसिएशन बटा बिफोर डिसोसिएशन में वो नहीं लेंगे ना, इसलिए x इज इक्वल टू क्या आएगा I माइनस 1। I की वैल्यू बताओ, 1.86 माइनस कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 0.86। तो x का वैल्यू हो गया 0.86, यही हमारा आंसर हो गया 0.86। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं और ऊपर लिख देता हूं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारा यहाँ पे आया था 1 माइनस x प्लस x,
जाहिर सी बात है माइनस एक्स प्लस एक्स है तो काटोगे आप तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स आएगा, और इस 1 प्लस एक्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे 0.86 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, इसका आंसर आया 0.86। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर का होता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl विच मस्ट बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर। यहाँ पे सेकंड नंबर में वाटर यानी कि B का वैल्यू दे दिया गया 1 kg, दैट मीन्स 1000 ग्राम, 1 kg ऑफ वाटर, सो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 2K, 2 केल्विन। तो डेल्टा TF भी दिया गया है 2। चलिए भी हो गया। KF का मान हमको मिल गया 1.86, पहले से जानते हैं। फिर कहते हैं एज्यूमिंग KCl डिसोसिएट एज 100%। ये बात बहुत बेहतरीन जानी है। अगर आपका परसेंटेज में 100% डिसोसिएशन देता है तो उस केस में बाउंड ऑफ फैक्टर जो है नंबर ऑफ आयंस के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ डिसोसिएट आयन। इफ 100% dissociation of substance, then the Van't factor is equal to number of moles of ions, number of moles of आयंस, जो आयंस प्रोडक्ट में है वो उसके बराबर होंगे। दैट इज KCl है ना हमारा, इसको डिसोसिएट करेंगे तो K प्लस और Cl माइनस, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 है ना, तो इसलिए यहाँ पे I इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। चूंकि ये 100% डिसोसिएशन कह रहा है, एज्यूमिंग KCl डिसोसिएट एज 100%। जब 100% ये डिसोसिएट हो जाएगा तो यहाँ I जो होगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर होगा वो हमारे नंबर ऑफ आयंस के बराबर होंगे, यानी I इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। आई बस समझ में। अब रखिए आप हम लोग निकालना क्या है यहाँ पे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl का गिवन मास निकालना, जो नहीं दिया है A का मान निकालना है। ओके, शुरू होते हैं। तो डेल्टा TF का वैल्यू दिया गया 2 इज इक्वल टू KF का वैल्यू दिया गया 1.86 इंटू I का मान दिया गया है 2। फॉर्मूला समझ में आ रहा ना, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF, A इंटू 1000 बट्टा मोलर मास इंटू B। डेल्टा TF कितना दिया गया है 2 है ना, इज इक्वल टू I भी हो गया 2, KF कितना हो गया 1.86, ये हमको निकालना है 1000 बट्टा मोलर मास KCl का कितना रखा, KCl है ना, तो 39 प्लस 35.5 कोलिन का ऐड करोगे तो 0.5, 9 5 14 के 4 1 3 3 6 1 7, 74.5 इंटू, फिर से कहता है B कितना है 1000, तो B को भी यहाँ पे 1000 रखते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कर ले सॉल्व। तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1 बच गया, 1000 से 1000 काट लेंगे, फाइनली हमारा क्या आ रहा है, तो आ रहा है यहाँ पे हमें निकालना है ये ना, तो 1 इज इक्वल टू 1.86 डिवाइड बाई इतना, A इंटू 1.86 डिवाइड बाई 74.5, यानी कि A इज इक्वल टू 74.5 डिवाइड बाई 1.86। बस इसको आप डिवाइड करोगे आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट 3 नंबर में। थर्ड नंबर क्या, आइए देखते हैं। समझ में आ रहा ना, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा आई कैसे निकलेगा। यहाँ पे बस चेंजिंग है पहले वाले न्यूमेरिकल से और अभी वाले न्यूमेरिकल्स में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के एक ही पॉइंट से थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे आई यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर को भी लेकर चलना पड़ रहा। थर्ड नंबर थोड़ा और बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे लेकिन कंसंट्रेशन दिया गया, ये डेसीमोलर K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनेट है, यहाँ पे ये रहेगा
पोटेशियम फेरोसाइनेट सॉल्यूशन इज 50% डिसोसिएटेड एट, यहाँ देखिए 50% डिसोसिएटेड है। तो सबसे पहले तो जान लो कि कंसंट्रेशन गिवन है 1/10 0.1। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि टेम्परेचर गिवन है 300, ठीक है। तीसरा बात मैं ये कहूंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर तो हमें निकालना है पाई इज इक्वल टू वाट, लेकिन आई चाहिए। आई में कहता है 50% डिसोसिएशन, तो चूंकि 50% डिसोसिएशन है इसका ऑफ K4FeCN का होल 6, आई इसको निकालते हैं यहां से आई, तो आई निकालना होगा हमें, आई बराबर वाट दिखाते हैं। चूंकि K4FeCN का होल 6 को जब तुम तोड़ोगे ना तो ये 4 मोल की, यहां पे देखो तो प्लस चार्ज में प्लस FeCN का होल 6 और इस पे चार्ज जो आएगा -4 आएगा, ठीक है। तो अब हमें चूंकि यहाँ पे 50% डिसोसिएशन है, इनिशियली हम जब यहाँ पे लेंगे 1 तो उस समय ये 0 0, आफ्टर टाइम t हम जब ले रहे हैं यहाँ पे 1 - x, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 4 है तो 4x लेना पड़ेगा और यहाँ पे x हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स बराबर, कैलकुलेट करो कितना आएगा 1 - x प्लस 4x प्लस x, फाइनली आ रहा है x से x कट जाएगा 1 प्लस 4x, ठीक है 1 प्लस 4x। लेकिन x दिया गया है कितना 50%, चूंकि x इज इक्वल टू एक का एक ही ना मोल लिए हैं और इसी का कहता है कि 50% डिसोसिएट होता है, तो एक का 50% कितना होगा, एक का 50% कितना होगा, यानी कि ये हो गया आपका 0.5। x का वैल्यू निकल गया तो x की जगह पर इसका मान रखेंगे, यहां से i निकाल लेंगे। तो ये बात क्लियर हुआ। यहां मिटाते हैं, दोनों क्वेश्चन तो हमारा हो गया है, इसको मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसे मिटाते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं। तो हमारा तो ये x निकल गया, तो चूंकि i बराबर हम लोग पढ़े हैं कि 1 प्लस 4x बट्टा 1 आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो अब यहाँ पे i के मान निकालिए, x की जगह पर कितना रखेंगे 0.5, तो 1 प्लस 4 इंटू 0.5 यानी कि 1 प्लस 4 × 5 = 20 2 3, i कितना आया बाबू 3 आया। तो नाउ आपको क्या निकालना बाबू, पाई निकालना ना। तो पाई इज इक्वल टू ICST का फॉर्मूला यूज करेंगे। आई हो गया 3, कंसंट्रेशन हो गया 0.1, ये हो गया 0.0821, टेम्परेचर हो गया 300। सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इसको अभी मैंने बताया था सॉल्व करके कितना आ रहा है, उसमें 3 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है, इसको लेते हैं 3 से गुना करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 8 तिरिका 24, 2 0 है, तो पॉइंट हमारा पड़ेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आ रहा था 2.4 इंटू ये 3 रह गया। फाइनली अगर आप 3 से गुना करोगे तो यहाँ 5 ले लेते हैं, 4 से अधिक है तो जनरली गुना करना आसान हो जाएगा। तो 5 3 15 के 5 1, 3 दूना 6 1 7, लगभग 7.5 के करीब में आंसर आएगा इसका, सही है ना। गुना 5 3 15 के 5 1 और 3 दूना 6 1 7, सही है। तो लगभग हमारा पाई का मान इतना ATM आ रहा है, ओके। पाई का मान इतना ATM 36 18 के 8 1, 4 3 12 1 3 के 3 एग्जैक्ट कर देते हैं ना, 3 3 का 9, ठीक है, 3 3 का 9, 36 18 के 8 1, 4 3 12 1 13 के 3 1, 6 1 7, 7.389 एग्जैक्ट हो गया। 5 थोड़ा ज्यादा हो जा रहा था, तो इतना ATM इसका आंसर हुआ। किस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर इतना हुआ। ओके गाइस।
समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये आज आप लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट खत्म होता है। अब बारी है न्यूमेरिकल्स का, तो न्यूमेरिकल्स लगाइए। इस सब न्यूमेरिकल का मैंने हर पॉइंट्स पे, हर टॉपिक्स पे 2-3 न्यूमेरिकल साथ में लेते गए हैं, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होगी तो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों का एक क्लास पूरा लेक्चर बना दूंगा न्यूमेरिकल का, अगर रिक्वायरमेंट होगी, एनसीईआरटी अगर नहीं बनता है तो। ओके, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।